हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसा आप सभी को पता चल ही गया है कि हमने जो है अपनी विश्व भूगोल की सीरीज चला रखी है। टारगेट ये है कि जल्द से जल्द इस सब्जेक्ट खत्म करके इससे जुड़े हुए सभी प्रैक्टिसों को भी लगा लें। तो उसी की हिसाब से जो है हमारा ये काम चल रहा है। देखिए भाई, वैकेंसी एसएससी एमटीएस की तो एग्जाम आ ही गया है, एसएससी जीडी की भी आनी है। मतलब 27 तारीख से आपके जो है फॉर्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे और काफी सारी वैकेंसी है। इस बार जो है 46,000 प्लस वैकेंसी है तकरीबन। तो उसके लिए भी आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो देखते चलिए। और ये पूरे सब्जेक्ट होंगे कवर। मतलब पहले हम जो है ज्योग्राफी कवर करेंगे, उसके बाद अपनी इंडियन पॉलिटी को देखेंगे, उसके बाद जो है सभी। और यहाँ पर मतलब हम एसएससी जीडी से रिलेट करते हुए सभी सब्जेक्टों को, चाहे वो हिंदी हो या रीजनिंग हो, मैथ हो, उन सभी को लेकर आएंगे। ठीक है। तो अभी फिलहाल जीएस, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन है, तो जीएस की तैयारी के लिए आपको जो है अभी से इन सब चीजों के लिए तैयार रहना है। तो ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ रहे हैं भैया वायुमंडल की संरचना। ठीक है। इससे पहली वीडियो में हमने जो है अपनी कॉस्मोलॉजी के बारे में यानी ब्रह्मांड के बारे में समझा था। दूसरी वीडियो में हमने पृथ्वी की जो है गतियों और अक्षांतर देशांतर के बारे में बात करी थी। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वायुमंडल की संरचना। इसी सीरीज में जो है हमारा ये जो हमारा विश्व का भूगोल है वो चलता रहेगा। ठीक है भाई। तो चलिए हम जो है अपनी पहुंच जाते हैं अपने भूगोल की संरचना पर। तो शुरू करते हैं भैया। क्या पढ़ रहे हैं हम? वायुमंडल की संरचना के बारे में आज बात करेंगे कि वायुमंडल की संरचना क्या है, किस तरीके से काम करती है, कैसे इसकी परतें हैं, वो सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये कि भैया वायुमंडल की संरचना क्या है। देखो, शब्द से ही समझो। वायुमंडल मतलब वायु का मंडल, है ना। वायु प्लस मंडल। मंडल समझते हो ना? मंडल मतलब किसी भी एक चीज को जो है आपने लपेट के रख दिया है, तो इस तरीके से, है ना। तो क्या है ये? वायु का मंडल। और वायु में भी क्या भैया? वायु किस चीज से बनी है? गैसों से ही तो बनी है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो गैसों का क्या है? मंडल है। ठीक। चलिए अब ये एक छोटी छोटी, अब इसमें हम कुछ कुछ पॉइंट नोट करते चलेंगे। मतलब ये आप जो है देखते चलिए। ठीक है। सबसे पहली चीज मार्कर। ठीक है, मार्कर एक मिनट रुको जरा, हम ये चेंज कर ले रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या है? वायु का मंडल है। वायु का मंडल। क्या दिक्कत है? चलो, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अभी, ये सब चीजें सॉर्ट आउट करने में। क्या है भैया? वायु का मंडल। एक एक स्टेप बाय तरीके से हम ये सब चीजें समझते चलेंगे। पहला पॉइंट है वायु का मंडल। और वायु का मतलब क्या है? गैस, है ना। तो गैसों का क्या है? एक तरीके का आवरण। गैसों का आवरण। देखिए, ये जिस तरीके से मैं अब ये बता रहा हूं, कोई एक शेप ले ले रहा है। जैसे हमने भैया एक शेप ले ली यहाँ पर, ये हमने शेप ले ली। अब देखो, ये जिस तरीके से हमारी पृथ्वी है ना। क्या है ये? पृथ्वी है। तो इसे क्या है? चारों तरफ से, है ना, ये चारों तरफ से इस तरीके से क्या है? इसे वायु ने घेरा हुआ है ना। तो ये जो वायु है जिससे ये घिरी हुई है, यही वायु क्या है? एक तरीके से गैस है ना। तो इसीलिए, और ये क्या है? गैसों का एक आवरण है। मतलब पृथ्वी जो है हमारी, उसको कवर करके रख रही है। तो ये क्या है? एक तरीके का आवरण है। तो वायुमंडल का पहले तो आप शब्द क्लियर कर लीजिए। ऐसा मंडल जो वायु का है, और वायु मतलब गैसों का आवरण। तो इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। पॉइंट क्लियर है? मतलब अभी ये कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहली चीज तो कि भाई वायुओं का मंडल है और जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। बार बार इसलिए बोल रहा हूं इस लाइन को कि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए कि ये एक्चुअल में है क्या। वायु का मंडल, वायु मतलब गैस, और गैसों का आवरण जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए। इसमें विभिन्न तरह की गैसें हैं। जो गैसें हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं, एक तरीके की तो है नहीं, विभिन्न प्रकार की हैं। विभिन्न प्रकार की। अब कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की? जैसे सबसे ज्यादा मात्रा में आप नाइट्रोजन को देखोगे, ठीक है। उसके बाद आप ऑक्सीजन को देखोगे, उसके बाद आप आर्गन को देखोगे, उसके बाद आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, उसके बाद आपको जलवाष्प के रूप में चीजें मिलेंगी, जलवाष्प, है ना। तो सबसे अधिक गैस जो होगी वो होगी नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। जलवाष्प का जो है
जो रेशो है वो घटता बढ़ता रहता है। किसी स्थान पर ये ज्यादा हो जाती है, किसी स्थान पर कम हो जाती है। ये लगभग आपका जो है 74% है, ठीक है। ये आपका तकरीबन 21% के आसपास है। ये आर्गन जो आ जाती है वो आपकी 0.93% के आसपास आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो है 0.03% के आसपास आ जाती है ना। तो इस तरीके से क्या है इनका एक, और ये आपकी 0 से लेकर 4% तक हो सकती है। जहां पर जो है आर्द्रता ज्यादा है, जहां पर समुद्र का एरिया ज्यादा कवर करता है, वहां पर जल वाष्प आपकी ज्यादा होगी। ये कुछ पॉइंट है जो आप नोट करते चलिए। ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप जो है एक कोई भी शॉर्ट नोट या कॉपी ले लीजिए और ये सभी पॉइंट नोट करते चलिए। देखो इसके फायदे क्या हैं, फायदे बहुत है, सारे फायदे ही फायदे हैं। अगर ये वायुमंडल नहीं होगा तो जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो भैया वायुमंडल होने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आप सबसे पहली चीज तो वायुमंडल की वजह से ही जीवन है आपका। अगर तुम इसके लाभ की बात कर रहे हो तो सबसे पहली बात, आप जो यहाँ पर जीवन यापन कर पा रहे हैं उसमें अहम भूमिका जो है वो वायुमंडल की है। और जितने भी आपको ग्रह मैंने पढ़ाए थे कॉस्मोलॉजी वाली अपनी वीडियो में, तो उसमें मैंने सब में बताया था कि या तो वायुमंडल है ही नहीं, और है भी तो वो खतरनाक प्रवृत्ति का है। मतलब जिस तरीके से भाई सूर्य की किरणें हैं, खतरनाक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं जो आती हैं, वो सीधे क्या है उन ग्रहों से टकराती हैं। हमारी ये जो वायुमंडल है इसमें जो एक परत है हमारी जो है ओजोन लेयर जिसे आप बोलते हो, वो ऐसी किसी गैसों को आने नहीं देती है। तो हमारे वायुमंडल का अपना एक महत्व है जीवन यापन करने में। और इस तरीके से क्या कर रही है, वो पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान कर रही है, जिससे कि पृथ्वी पर सभी तरीके की चीजें चल पा रही है ना। तो सबसे बेनिफिट जो चीज है वो तो भैया जीवन ही यापन हो गया। अब जीवन है तो सब चीजें हैं, अब तो इसके बाद में सारे प्रॉफिट हो ही जाएंगे हमें। जितना पहले तो पहला प्रॉफिट हो, ये बड़ा प्रॉफिट है। और जैसे जैसे अभी हम लेयर्स के बारे में बात करेंगे तो एक एक लेयर को देखेंगे, उनमें क्या क्या फायदे हैं, है ना। अब ये नहीं, फिलहाल ये चीज समझ गए वायुमंडल की संरचना का मतलब कि वायु का मंडल यानी गैसों का आवरण, ऐसा आवरण जिसने पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। मैं बोल ज्यादा रहा हूं, मतलब अगर मैं पॉइंट यहाँ पर कम कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है डाटा कम है, कि आप सुनने पर थोड़ा ध्यान दें और उन्हीं सब चीजों को इसी तरीके से नोट करते हुए चलें। ये वाला डाटा आप जो है नोट कर लीजिए, जिस तरीके से मैंने बताया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प। और ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा सा आप मतलब देख लीजिए, क्योंकि जल वाष्प के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, जैसा मैंने बताया कि आप अगर किसी समुद्री एरिया के आसपास इस गैसों के आवरण की बात कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पर ये 4% तक पहुंच जाए। और आप किसी मरुस्थल की बात कर रहे हैं, सहारा जैसे मरुस्थल की बात अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पर ये जल वाष्प 0% हो। तो ये डिपेंड करेगा वहां पर, ठीक है। तो ये जो आप विभिन्न प्रकार की गैसें हैं इनके बारे में थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं, ये आप समझ ही गए हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे देख ले रहे हैं। यहाँ पर इसके बारे में देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम देख रहे हैं ये क्या है भाई, वायुमंडल। पृथ्वी का जो वायुमंडल है, थोड़ा मैं पढ़ के बता दूं आपको। चलिए देखिए क्या है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को, जैसा कि मैंने बताया है, विस्तृत फैलाव को क्या कहते हो, वायुमंडल कहते हो। जो विस्तृत फैलाव है उसे जो घेरे हुए है पृथ्वी को चारों ओर से, जैसा मैंने ये बना के दिखाया था आपको, है ना, उसे क्या बोलते हो आप, वायुमंडल कहते हो। वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, एरोलॉजी। और जो निचली परत है उनके क्या बोलते हो, मेट्रोलॉजी। इसका मतलब ये है कि अगर आप पृथ्वी की जो परतें हैं उन्हें दो रूपों में देखते हैं, जिस तरीके से ये पृथ्वी है तो जो लेयर्स हैं, है ना, जो लेयर्स हैं, इस तरीके से बात कर ले रहे हैं। चल भाई गलत हो गया, चलो ठीक है, ऐसे ही समझा दे रहे हैं। जिस तरीके से ये है क्या, हमारी पृथ्वी है, तो जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं परतें, जैसे ये कुछ परतें हैं, अभी इन परतों के बारे में जिक्र किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो मान के चल रहे हैं ये जो है आपकी निचली परतें हैं, निचली परत, और ये जो है आपकी ऊपरी परत है, ऊपरी परत। तो जो आपकी निचली परत है इन्हें आप एरोलॉजी के रूप में, इनकी जो स्टडी करते हैं अब वो आप एरोलॉजी के रूप में करते हो, ठीक है, एरोलॉजी। और जो ऊपर की परतें हैं इन्हें आप पढ़ते हैं मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी। सिंपल भाई, ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है, मतलब लिखते चलना ये सब चीजें। और क्या है भाई, सबसे वाला पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें जो गैसों की एक स्थिति बताई गई है। कहा जा रहा है कि जो वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं आपकी,
वो कौन सी है, यहां पर ये कितनी है 78%। इसमें थोड़ा सा डाटा थोड़ा मतलब देख लीजिए, डाटा जो मैं पीछे लिखवा के आया हूँ वो वही है डाटा जो पेसिफिक वही वाला है। ये जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया है ये करेक्ट है, मतलब आप इसे तकरीबन पढ़ सकते हो 21% के आसपास, वही है ना। जैसे आर्गन का डाटा पूरा पेसिफिक आपको मैंने बता दिया है, उसी प्रकार से जो है आपका ये कार्बन है, मतलब सॉरी आर्गन, और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्रम याद रखना है ना, सबसे पहले कौन सी आएगी आपकी, नाइट्रोजन आएगी जैसा मैंने बताया, उसके बाद ये सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्या आएगी आपकी ऑक्सीजन आएगी, उसके बाद क्या आएगी आपकी हमारी जो है वो आर्गन आएगी, इसे AR से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद क्या आएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूछ लिया जाता है इसी तरीके से, हो सकता है आपसे जो है इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हमारी वायुमंडल की संरचना है उसमें जो गैसों का यूज किया जाता है उसका क्या क्रम है। चलिए भाई अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इन गैसों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी है, नाइट्रोजन गैस, इसके बारे में बात करें। ये पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, वो तो हमें भी दिख रहा है, ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये गैस के बारे में लिखा गया है बेसिकली, ये जो है रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। यह गैस चीजों को तेजी से जलाने से रोकती है। यदि वायुमंडल में यह गैस नहीं होती तो आग पर नियंत्रण पाना जो है बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, बेसिकली चीजों को जलाने से रोके रखती है। अभी इतनी ज्यादा है इसीलिए क्या है, हर जगह आग नहीं लग रही है। जैसे हर गिरोह पर आप देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत मात्रा में बढ़ जाती है, तो चीजें कुछ है ही नहीं है किसी तरीके से, क्योंकि आग लग जाती है, मतलब अगर कोई चीज होगी भी तो आग लग जाएगी, इतना टेम्परेचर है। इसी गैस के कारण जो है वायु दाब, प्रकाश का परावर्तन और पवनों की शक्ति का आभास होता है। यह वायुमंडल में कितने किलोमीटर, ये पॉइंट है थोड़ा, 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। मतलब देखो एक चीज बता देता हूं मैं, ये वाली बात कि जब आप जो है ये कर रहे हैं ना, हाँ यहां से जैसे आप पृथ्वी से इस तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरफ, मतलब ये जो पृथ्वी के आसपास का एरिया है, जब यहां से यहां बढ़ रहे हैं तो आप सघन, किससे, सघन माध्यम से विरल की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्या है इसे मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। देखिए जब भी आप, मैं ये बात बता रहा हूं कि अगर ये स्थल मंडल है, क्या है ये स्थल है, ठीक है, इस एक तरीके से ये है जो है स्थल मंडल है, और ऊपर की आप बढ़ रहे हैं, यहाँ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो जब आप यहां से यहां बढ़ रहे हैं ना, तो आप यहां पर है सघन माध्यम, कैसा है सघन, और यहां पर है, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे माध्यम कैसा होता चला जाएगा, विरल। इसका मतलब यहां पर जो गैसों की अधिकता है, यहां पर पास पास में होते रहे, यहाँ जितनी भी है ये सब सघन है, और जैसे जैसे आप दूर इससे ऊपर उठते चले जाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, गैसों की जो मात्रा है वो विरलता होती चली जाएगी, है ना, बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी। तो इसका मतलब गैसें तो सब पाई जाएंगी, ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक सभी पाई जाएंगी, चाहे वो पॉइंटों में ही हो, 0.001% भी क्यों ना हो, पर होंगी तो लगभग सभी। बस ये है कि यहाँ पर जो स्थल मंडल के आसपास होंगी वो थोड़ी सघन होंगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वो विरल होती चली जाएंगी। चलिए ये बात समझ में आ गई। तो आपने जो है किस गैस के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में समझ लिया। अब बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। यह गैस सभी जीव जंतुओं के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपका जितना भी ये सांस का सिस्टम चल रहा है और प्रत्येक जीव का, तो वो ऑक्सीजन पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए सभी जो ये आपकी यह गैस जो है वो सभी जीवों के लिए कैसी है, अनिवार्य है। एक छोटा सा सवाल है आपसे जो है, उसके में अगर आप कोई बता सकते हो बताना, कमेंट बॉक्स में कर देना। सवाल ये है कि पहले आपकी ऑक्सीजन आई है या जीवन आया है, ठीक है, ये मेरा एक सवाल है तुमसे, बताना। इस सवाल पर जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, पर सवाल ये है कि पहले आया कौन है, जीवन या ऑक्सीजन। जैसे वो पूछा जाता है ना, पहले मुर्गी आई या अंडा, ठीक है, तो उसी तरीके का एक सवाल है। तो मुर्गी अंडे का तो बाद में देख लेंगे, ठीक। फिलहाल ये जो है ये एक साइंटिफिक सवाल है, आपकी मेंटेलिटी को बूस्ट करने के लिए मान लीजिए, पर है एक आपके दिमाग में थोड़ा सा जोर देने लायक। इसके बारे में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ की बात करें, इसलिए इसे प्राण वायु भी कहा जाता है, मतलब ऐसी वायु जो प्राण प्रदान करती है, हमें जीवन प्रदान करती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, जैसा कि आपको यहाँ मैंने बता ही दिया है कई बार। इसे अग्निशखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ के ज्वलन हेतु इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब देखो, नाइट्रोजन काम क्या करती है, जलने से रोकती है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है। जहां भी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाएगी, गैसों की, मतलब चीजों की जो जलने की फ्रिक्वेंसी है वो कम होती चली जाएगी। तो ऑक्सीजन की
मतलब आपको कभी भी अगर आग जैसी चीजों को जलाना है, मतलब आग के लिए, आग की बात कर रहे हैं हम कि आग के लिए इंपोर्टेंट जो कारक होंगे वो क्या होंगे। सबसे पहली चीज तो ईंधन होगा, ठीक है, आपके पास ईंधन हो जलाने के लिए, और दूसरा क्या हो, वहां पर आपके पास ऑक्सीजन हो। ऐसा नहीं कि ईंधन ईंधन होगा तो उसमें आग लग जाएगी, नहीं लगेगी। और क्या हो, कोई भी जलाने का मतलब जिससे भी आप जला सकते हैं, जलाने की कोई युक्ति हो, क्या हो, युक्ति, मतलब आपके पास माचिस हो या लाइटर हो या कुछ भी हो। फिलहाल जब भी आप आग लगाएंगे तो आपको इन 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब ये 3 चीजें आपको चाहिए, ठीक है भाई। तो ये समझ गया। उसके बाद क्या है, यह जो है पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी है भाई, 24 किलोमीटर की 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर के ऊपर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। मतलब फैली हुई तो मान के चल रहे हैं कि हम यहाँ तक है, फैली हुई तो यहाँ तक है 64 किलोमीटर, पर जो मेन है वो कितनी है, यहाँ तक एक मान के चल रहे हैं कि भाई 16 किलोमीटर तक जो है वो सबसे अधिक है, 64 किलोमीटर तक जाएगी। उसके बाद वही जैसे मैंने ये वाला बताया था, सघन से विरल होती चली जाएंगी चीजें। चलिए, उसके बाद में तीसरे नंबर की जो गैस है वो कौन सी है हमारी, आर्गन गैस। आर्गन क्या है, यह ऑक्सीजन का अपरूप है ना। इसका काम सूर्य की परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करना है। सूर्य की, ये इंपोर्टेंट है, थोड़ा देख लेना। सूर्य की जितनी भी परावैंगनी किरणें आएंगी उन्हें अवशोषित, कैप्चर करके रखती है। यह पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। उसके बाद चौथे नंबर की गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। यह वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। मतलब और जितने भी आपके पास ये गैसें हैं इनमें सबसे ज्यादा भारी गैस जो है वो वायुमंडल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए यह सबसे निचली परत में पाई जाती है। सबसे निचली परत, इसके बारे में बात करेंगे, जो सबसे निचली परत है उसके बारे में। निचली परत में पाई जाती है यह गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या है, उत्तरदायी है, और यह वायुमंडल में कितनी 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। चलिए भैया, उसके बाद जल वाष्प की बात कर रहे हैं। इसका जो है 90% भाग है वो पृथ्वी की सतह तक ही रहेगा, क्योंकि जल वाष्प एक्चुअल में क्या है वो समझ लीजिए। जो आपका जल है वो भाप बन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो जल है जो भाप बन के ऊपर आ रहा है वही क्या है, आपका जल वाष्प है। ऐसा जल जो वाष्प के रूप में आपको दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है थोड़ी ऊंचाई तक ही रहेगा, इससे ज्यादा कहां जाएगा। इसी के संघनन के बाद जो है बादल, कोहरा और जितने भी हैं आपका ये कुहासा, तुषार, ओस और हिम इत्यादि का निर्माण होता है। इसी के कारण, जल वाष्प के कारण जाहिर सी बात है आपका पानी जो है ऊपर जाएगा, संघनित होगा तो वर्षा करेगा, और ज्यादा मोटे मॉलिक्यूल में संघनित हो जाएगा तो बर्फ बन जाएगा, कोहरा जैसी चीजें बन जाएंगी, कुहासा, तुषार, ये सब चीजें जो हैं आपकी जल वाष्प के रूप में आपको दिखाई देंगी। तो ये तो हमने समझी है कि संरचना में रहने वाली जो इंपोर्टेंट गैस है उनकी क्या भूमिका है और कितनी उनकी विशेषताएं, इन सब चीजों के बारे में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं असली में वायुमंडल की जो परतें हैं उनके बारे में हम बात कर ले रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई, ये भी समझ लो। हम बात कर रहे हैं अपनी जो वायुमंडल में परतें हैं, जिस तरीके से ये है। ये क्या है भाई, ये है हमारी पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी। और पृथ्वी से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है उसी तरीके से आपकी ये परतें हैं। सबसे पहली परत है आपकी कौन सी, क्षोभ मंडल। उसके बाद कौन सी है, समताप मंडल। उसके बाद कौन सी है, मध्य मंडल। उसके बाद कौन सी है, आयन मंडल। और फिर है आपकी वायुमंडल या बहिर्मंडल। इंग्लिश में जरूरी है टर्म याद कर लेना, क्योंकि आजकल जो है एसएससी का दिमाग खराब रहने लगा है, तो उसे लगता है कि हिंदी में तो आप जो है ट्रिक व्रिक बना के याद कर ही लेंगे, इंग्लिश में याद करके दिखाना कैसे होती है। जैसे इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक है भाई, वो बता दे रहा हूं, जिससे जो है आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्या है, इसके बारे में ट्रिक है एक, जिसे बोला जाता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, कुछ इस तरीके से कि भैया छोड़ा हो गया, ठीक है, हाँ अब ठीक है। ये है कुछ ट्रिक कि भैया छोड़ सबको, ये ट्रिक है आपकी, ठीक है। छोड़ सबको मैं आया बाहर। बहुत बढ़िया। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, आप जो है कहीं गए हैं और
आप किसी ऑफिस में चले गए तो वहां पर जो है आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए मालिक जो आपके साथ थे वे कहाँ हैं, तो तुम क्या बोल रहे हो, मैं सबको छोड़ आया बाहर, सबको छोड़ के आ गया मैं बाहर, या छोड़ सब क्या मैं बाहर। तो ये ऐसा अब तुम्हारा जो है ये सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो आपकी साथ में लाइब्रेरी में बैठे हैं इस टाइम, या जहां भी आप रूममेट हैं, जो भी सब आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, तो भाई सिलेक्शन सबका हो जाना चाहिए। पर अगर तुम्हारा हो गया तो तुम जब जाओगे तो क्या कर दोगे, उन्हें सबको छोड़ दोगे, मतलब निकले तो बाहर तुम हो पर इस वाली जिंदगी से तो बाहर निकल गए ना, ये कंपटीशन की जो तैयारी चल रही थी। तो तुम वहां कह देना है ना कि छोड़ सबको मैं आया बाहर। याद कैसी होगी भैया, ये देख लो कि आपकी जो है कौन सी छोड़ से कौन सी है, क्षोभ मंडल, कौन सा, क्षोभ मंडल, बहुत बढ़िया, क्या है, क्षोभ मंडल। उसके बाद कौन सी है, सबको मतलब समताप मंडल, समताप मंडल, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं से मध्य मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद आया से आयन मंडल, आयन मंडल। और उसके बाद बाहर मतलब बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। इंग्लिश में क्या बोलोगे आप इसे, ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में क्या बोलोगे इसे, मतलब इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर, इसे क्या बोलोगे, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद आयन मंडल को क्या बोलोगे, आयनोस्फेयर। हाँ ये रहा। मध्य मंडल को क्या बोलोगे, मीजोस्फेयर, यहाँ पर आयनोस्फेयर और यहाँ पर एक्सोस्फेयर। देखो इंग्लिश में याद नहीं होगा, सबसे पहले एक दो तो याद करनी ही पड़ेगी। जैसे आपका जो है क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल में जाहिर सी बात है, मतलब एक दो नाम याद कर लो। सबसे पहले इसे क्या पढ़ोगे आप, क्षोभ का ट्रोपोस्फेयर, एस से ही समताप मंडल, और इससे ही क्या आपका स्ट्रेटोस्फेयर। तो एस से याद कर लेना, एस से स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद एम, एम से क्या होगा, मतलब मैं से ही आपका मध्य मंडल है, और मैं से ही क्या है, मीजो, मीजो मतलब बिल्कुल बीच में रहने वाला, मीजोस्फेयर। याद कर लेना, इतना बड़ा टास्क नहीं है पर याद होनी चाहिए, इंग्लिश में पूछ लेते हैं आजकल। तो एम से क्या होगा आपका मीजोस्फेयर। उसके बाद आयन से आयन मंडल ही होगा, इस मतलब आप इसे इंग्लिश में आयनोस्फेयर, मंडल मतलब स्फेयर है ना, तो आयन का आयन स्फेयर हो गया। और एक्सो मतलब बाहर की कोई बात हो रही है, बाहर मतलब एक्सोस्फेयर। ठीक, इसका भैया एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे ये चीज आपको पता रहे कि आपने कुछ एक ऐसी ट्रिक देखी थी। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सारे मंडलों की बात कर लेना है कि भैया इन मंडलों में क्या क्या भूमिका रही है महत्वपूर्ण। चलिए तो पहले बना रहे हैं अपनी एक कोई पृथ्वी, कोई क्या, एक ही पृथ्वी हमारी ये वाली। ठीक, चलिए ऊपर हो जाओ भाई, थोड़ी सी, नहीं ऊपर नहीं, नीचे है, कहाँ है भाई, छोटा हो। चलो ये क्या है भैया, ये है हमारी पृथ्वी। चलो अब इस पृथ्वी के बारे में हम एक एक मंडल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं इस वाले मंडल की, है ना, ये जो पहला मंडल पड़ता है जिसे अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्षोभ मंडल। तो सबसे पहले है आपका क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, इसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल सबसे पहली चीज, मैं मतलब कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं। सबसे पहली बात तो पृथ्वी के सबसे निकट, पृथ्वी की निकटतम परत है ना, ये निकटतम परत या संलग्न परत, संलग्न परत क्या है भैया, संलग्न परत है। पृथ्वी सबसे निकट है, संलग्न परत है ना। उसके बाद सभी मौसमी घटनाएं जितनी भी होंगी, सभी मौसमी घटनाएं जितनी भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, मौसमी घटनाएं वो सब यहीं मिलेंगी, घटनाएं इसी परत में, इसी परत में। ये तुम्हारा जीवन है, जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो क्षोभ मंडल में, तुम यही हो ना, यहीं पर आप रहते हो क्षोभ मंडल में, तो इसीलिए तुम्हें देख के ये है रखी गई है, मतलब तुम में मैं भी आ गया, कभी अपने आप को ही सोच रहा हूं मैं भी वही हूं। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि जितनी भी घटनाएं घटित हो गई, जिस तरीके की भी आपकी जो घटनाएं हैं वो सब यहीं पर आपकी घटना घटा, मतलब कभी कभी ओवरलैप हो जाते हैं बट ठीक है, जितनी भी आपकी मौसमी घटनाएं हैं वो सब इसी परत में होंगी। उसके बाद पृथ्वी की निकटतम परत है, संलग्न परत है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आएगी,
क्या आएगी भैया? तापमान में कमी। इसे आप बोलते हो सामान्य ह्रास दर। क्या बोलते हो? सामान्य ह्रास दर। देखो ये सवाल आ जाता है कभी कभी, ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि सामान्य ह्रास दर की घटना कौन सी परत में दिखाई पड़ती है। तो ये है, अगर मैं ये बात करूं कि कितने पर, तो तकरीबन 165 मीटर की ऊंचाई पर आपके 1 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, मतलब गिर जाता है। देख लो लिखा क्या है सबसे पहले, मतलब ये तो पॉइंट हो गए। उसके बाद क्षोभ मंडल के बारे में बात हो रही है, तो लिखा है यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सबसे पहली बात तो जो कि मैंने बताया, इसे संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल तक सीमित रहती हैं। अब एक चीज और बता दूं, एक पॉइंट, कि भैया जो ध्रुवों पर है, ध्रुवों पर ध्रुव पर ऊंचाई सबसे कम होगी। ऊंचाई जो है सबसे कम, यानी आप मान के चलेंगे तो 8 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे करके सकती है अब तो मेरे पास, ठीक है। ध्रुवों पर ऊंचाई सबसे कम तकरीबन 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर, अब ये मत करना कि सब विषुवत रेखा कहाँ है, ये पिछली वीडियो में है ना, देख लेना। विषुवत रेखा पर ऊंचाई सबसे अधिक, ऊंचाई जो होगी वो सबसे अधिक होगी। कितनी हो जाती है? तकरीबन अलग अलग डाटा है, पर हम मान के चल रहे हैं कि कितना होगा, 18 किलोमीटर होता है, 18 किलोमीटर। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई। अब ये देखो होता क्या है, एक्चुअल में ऐसा होता है कि भैया एक संवहन धारा होती है। क्या होती है? संवहन धारा बोल लो या कुछ भी, मतलब संवहन हवाएं बोल लो या संवहन धारा, कैसे होती है? देखो इस तरीके से होती है, जैसे ये है आपका स्थल, ठीक है, ये आपका स्थल मंडल है ना। अब क्या होगा कि हवाएं जैसे स्थल मंडल पे है, आपके स्थल मंडल पर ही जल मंडल है ना, जल मंडल भी यहीं पर है आपका। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो बहने वाली हवाएं है ना, वो धीरे धीरे क्या होती हैं, ऊपर की ओर बढ़ती है इस तरीके से। तो जैसे अगर यहाँ पर आपका जो है सूर्य देवता है ना, तो सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा कहाँ पड़ रहा है भाई? विषुवत रेखा पर। ये मैंने कल भी आपको बात बताई थी कि विषुवत रेखा पर सूर्य का तापमान जो है ज्यादा पड़ता है। ये अगर यहाँ पर क्लियर ना हो रहा हो तो यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए ये भैया आपकी है पृथ्वी, चलो इसे कैंसिल करते हैं, ऐसे ही समझाते हैं। ये आपका स्थल है ना, पृथ्वी का एक मंडल है, ये है आपकी पृथ्वी, और यहाँ है आपके सूर्य देवता, है ना, ये है आपके सूर्य। समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल ये है कि ध्रुवों पर जो है आपकी जो उसकी लेंथ है वो कम हो जाती है, और विषुवत पे इतनी ज्यादा कैसे हो जाती है, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से जो सूरज की आने वाली किरणें हैं वो ज्यादा कहाँ पड़ती हैं? आपकी विषुवत रेखा पर, विषुवत बोल लो या भूमध्य रेखा बोल लो, यहाँ पर पड़ती है। और जो ये ध्रुव है ना, ध्रुव जो है वो ऐसे हैं, वो थोड़े से बर्फों से ढके रहते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है कितनी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए। तो यहाँ पर जितना ज्यादा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा हल्की होगी, है ना, हवा हल्की होती चली जाएगी, और हल्की होगी तो वो कहाँ होगी? ऊपर की ओर बढ़ेगी, है ना। इसी तरीके से क्या होगी? ऊपर की ओर बढ़ेगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो हवा हल्की होगी और ऊपर की ओर बढ़ेगी। तो विषुवत रेखा पर जो परत है वो कहाँ, जो परत है वो भी कैसी हो जाएगी? ऊपर की तरफ खिसक जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर ये वाली, ये जो है वो क्या होगी? ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी, और ध्रुवों पर ये वाली जो हाइट है वो कम रह जाएगी। आगे बात समझे? क्योंकि यहाँ पर जो है क्या नहीं है, सही तरीके से प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगी 8 किलोमीटर, और यहाँ पर हो जाएगी भैया 18 किलोमीटर। कितनी? 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर। तो सारा खेल है भैया संवहन हवाओं, है ना, संवहन धाराएं बोल लो। ये हर तरह का होती है, मतलब यहाँ भी होती है और पृथ्वी के अंदर भी होती है, अगर आपको पता हो तो। ये बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी में, है ना, ये भी बात करेंगे कि ये क्या है, आने वाला है कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत दिनों में। फिलहाल आप इसकी बात करें, ये समझ गए, मतलब जिस बारे में बात कर रहा था इसके बारे में, है ना। तो विषुवत रेखा पर ऊंचाई क्यों सबसे ज्यादा होती है, और ये फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके तो मैंने ये भी बता दिया कि ये कितनी बढ़ जाती है, तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल तक सीमित रहती हैं, सभी मौसमी घटनाएं जैसे कि बादल, वर्षा, आंधी इत्यादि
है ना, इसी मंडल में होती हैं। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर कितनी है, 18 किलोमीटर। इसी मंडल में तापमान की गिरावट प्रत्येक किलोमीटर में, यहाँ पर 1 किलोमीटर की बात हो रही है तो कितनी है, 6.4 डिग्री सेल्सियस, मतलब वही 165 डिग्री पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से होती है। क्या होती है, गिरावट, गिरावट की बात हुई है, मतलब तापमान जो है वो गिर जाता है। ये चीज आपको समझ में आई गई कि कैसे ऊपर मतलब विषुवत पे बढ़ जाता है और वहां पर कम हो जाता है। उसकी बात करें भैया हम अपनी कौन सी, समताप मंडल की। तो समताप मंडल के बारे में जान लो। सबसे पहले तापमान कैसा रहता है, तापमान समान रहता है, मतलब जहां भी अगर आप किसी एक स्टेबल जगह पर खड़े हो जाओगे तो वहां पर तापमान कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। तापमान समान होने के कारण आपके जो वायुयान है, वायुयान वो यहीं पर उड़ते हैं, है ना, यहीं पर उड़ाए जाते हैं। दूसरी चीज, इसी में आपकी जो है ये एक स्पेसिफिक लेयर को धारण करता है, मतलब जो इसमें एक ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी, ओजोन परत, इसके बारे में बात करेंगे अभी। क्या भैया, ओजोन परत इसी में पाई जाती है। ओजोन परत का काम क्या है, इसका फॉर्मूला है भैया O3। काम क्या है इसका, काम है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकना, परावैंगनी किरणों को रोकना, परावैंगनी किरणों को रोकना। बात समझ में आई। तो इसका काम क्या है, परावैंगनी किरणों को रोकना। जीवन का बेसिक आधार है, जीवन की जो सबसे ज्यादा सहायक चीज है वो यही है, सहायक स्थिति। मतलब अगर आप जीवन जी पा रहे हैं ना पृथ्वी पर, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो है ना भैया वो आपकी ओजोन लेयर का ही खेल है सारा। तो ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद क्या है कि ओजोन लेयर में भैया क्या होता है, जब सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब कर रही है तो जाहिर सी बात है तापमान में वृद्धि होगी ना, है ना भाई। लेयर है इसमें आपकी कौन सी, ओजोन परत इसमें पाई जाती है। तो ये क्या कर रही है, परावैंगनी किरणों को रोक रही है, रोक रही है मतलब उन्हें क्या कर रही है, अपने अंदर बसा रही है, अवशोषित कर रही है। तो इसके कारण क्या होगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी। तापमान समान रहता है, नो डाउट, वो मैं समझ गया, पर भाई जैसे जैसे ओजोन लेयर की तरफ आप बढ़ते हो ना, तो आपके तापमान में भी वृद्धि होती है। तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। कुछ दूरी तक तो जैसे देखो मैं बता देता हूँ, जैसे ये है आपकी क्षोभ सीमा, मान लो इसे, है ना, ये क्षोभ सीमा है। क्षोभ सीमा का मतलब समझ गए ना, जो कि आपके समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की सीमा है। तो जैसे यहां से अभी तक जो तापमान था वो घट रहा था, मान के चल रहा है ये तापमान घट रहा था, तो यहां पर स्टेबल हो जाएगा तापमान। इस दूरी पर क्या हो गया, तापमान रुक गया। अब जैसे ये तापमान यहाँ पर है तो आपके जितने भी वायुयान होंगे वो सब इसी लेयर में उड़ते हुए नजर आएंगे। पर जैसे जैसे आप ओजोन लेयर की ओर बढ़ोगे, जैसे यहाँ पर मान लो ओजोन लेयर है ये वाली, है ना, ये आपकी ओजोन लेयर, तो जैसे जैसे आप यहाँ की तरफ बढ़ेंगे तो आपके तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। बात समझ में आई। चलिए लिखा गया है वो देखो, इसमें ताप समान रहता है सबसे पहली चीज, और क्या है, इसमें किसी प्रकार की मौसमी घटना नहीं होती। इसी कारण वायुयानों के उड़ने के लिए आदर्श क्षेत्र यही माना जाता है, एक तरीके का आदर्श क्षेत्र है। परंतु कभी कभी इस मंडल में कुछ विशेष प्रकार के बादलों जैसे मूलाभ मेघ का निर्माण होता है। इस मंडल का जो विस्तार है वो पृथ्वी की सतह से 18 से 32 किलोमीटर, 32 नहीं है जो है 40 किलोमीटर है ना, ये याद रखना, 40 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसकी मोटाई ध्रुवों पर सर्वाधिक पाई जाती है और कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। देखो वो कैसे होगी वो समझ लो पहले कि भाई ये ध्रुवों पर वो कैसे है सबसे ज्यादा मोटी। अब यहाँ पर तो इसका 8 किलोमीटर है, पर जो हमारी जो वो है, हमारी जो मेन है समताप, जैसे यहाँ पर है आपकी ये समताप मंडल है, समताप मंडल। अब यहाँ से अगर ये 40 किलोमीटर का है तो ये एरिया ऐसे ही तो कवर करेगा कुछ इस तरीके से, है ना। अब जहां पर स्टार्टिंग में एरिया जो है छोटी थी वहां पर अब बढ़ जाएगी, और जहां पर स्टार्टिंग में एरिया बड़ी थी वहां पर एरिया छोटी हो जाएगी। तो भूमध्य जो ध्रुव हैं उन पर तो इसकी ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी और विषुवत पर इसकी ऊंचाई जो है वो कम हो जाएगी। समझ गए कौन सा था हमारा, अच्छा ये समताप मंडल हो गया, ठीक है आपने। उसके बाद अगला कौन सा आएगा हमारा, मध्य मंडल। इसके बारे में देख लो भैया, किसकी बात कर रहे हैं हम, अपने मध्य मंडल की बात कर रहे हैं। मध्य मंडल, मध्य मंडल को बोलते हो क्या, मीजोस्फीयर, है ना। क्या बोलते हो भैया, मीजोस्फीयर। कुछ विशेषता, सबसे पहली चीज तो जो मध्य मंडल है वो उसका तापमान सबसे कम है, तापमान सबसे कम, तापमान जो है वो सबसे कम है। उसके बाद तापमान सबसे कम होने के कारण जितने भी आपके उल्का पिंड होते हैं जो पृथ्वी से टकराने के लिए आते हैं,
उल्कापिंड जितने भी होते हैं वे इसमें क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उल्कापिंड भैया सब इसमें क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नष्ट का मतलब ये जो हमारा मध्य मंडल है उन्हें क्या कर देता है, जला देता है। क्या करता है, जला देता है ना। और इसकी जो डिस्टेंस है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 80 किलोमीटर तक है ना, 40 से 80 किलोमीटर तक। अगर ये आपकी जो है क्षोभ सीमा की अगर मैं बात कर रहा हूं कि तो इसमें तो क्षोभ सीमा थी, ऊपर जो है यहाँ पर समताप सीमा होगी। समताप सीमा है ना, समताप सीमा मतलब जो समताप मंडल और मध्य मंडल को क्या करेगी, अलग करेगी, है ना। उसके बाद से आपका जो है वो आयन मंडल स्टार्ट हो जाएगा। ये बात समझ गए। तो मतलब देखो ज्यादा वही बात है कि ज्यादा इतना मतलब डिटेल में समझने की कोशिश मत करो। अभी जो है आप ये आपके दिमाग में पहले तो डाटा आ जाए, उसके बाद हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे इससे जुड़े हुए वो सब चीजों के बारे में विस्तार से मतलब और थोड़ा डीप नॉलेज से इनके बारे में बात करेंगे। 2-3 पॉइंट इसमें याद कर लेना है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं हम किस चीज की भैया, अपने आयन मंडल की, यानी कि आयनोस्फीयर की। अब क्रम याद रखना, सबसे पहले क्षोभ, उसके बाद समताप, उसके बाद मध्य, उसके बाद कौन सा आपका आयन। चलिए अब आयन मंडल की बात हो रही है तो कुछ चीजें समझ लो। सबसे पहले कहां इसमें क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। आयन का मतलब जैसे नाइट्रोजन के आयन हो गए या आपके जो है ऑक्सीजन के आयन हो गए। आयन का मतलब समझ लो ना, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ये जो है वो आपके क्या है, आयन है। मतलब यहां पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आपस में क्या हो जाते हैं, टकराते रहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपके पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हैं तो वो हर एक तरीके से जितने भी आपकी फ्रीक्वेंसी जा रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, उनमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो क्या है, मतलब आप ये समझ गए कि एक तो आयन पाए जाते हैं, दूसरी सहायक है किस चीज के लिए, संचार प्रणाली के लिए। संचार प्रणाली के लिए सहायक है। इसका मतलब क्या है, संचार प्रणाली के लिए सहायक का मतलब क्या है कि जितने भी आपकी रेडियोधर्मी तरंगे होती हैं, रेडियोधर्मी तरंगे, वे सभी क्या होती हैं इस आयन मंडल से, मतलब इस आयन मंडल में क्या है कुछ परतें पाई जाती हैं। रेडियोधर्मी तरंगे वापस आ जाती हैं, वापस आती हैं। कैसे वापस आती हैं उसके बारे में अभी बात करेंगे। फिलहाल ये समझो कि रेडियोधर्मी तरंगे आपकी वापस आ जाती हैं कैसे, आपके आयन मंडल में ही, आयन मंडल में कुछ परतें पाई जाती हैं। आयन मंडल में क्या होती हैं, कुछ परतें होती हैं। जैसे आप इन्हें ए, बी या डी, एफ इस तरीके की परतों से डिकोड करते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे जैसे इस पे जाकर आपकी परतें टकराती हैं, मतलब ये लेयर्स पर टकराती हैं, तो आपकी रेडियोधर्मी तरंगे वापस आ जाती हैं। देखो ये काम कैसे करती हैं, बस पहले ये समझ लो। काम कुछ ऐसे करती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा दूं तो काम कुछ इस तरीके से करती हैं कि जिस तरीके से आप मान लो कि आपके पास कोई एक सेल फोन है या किसी भी तरीके का आपका पास जो है वो एक फोन है और आप किसी दूसरे फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो वो कैसे काम करता है ये समझो। सबसे पहले तो आपके किसी एक एरिया क्षेत्र में कोई एक टावर लगा हुआ होगा, ठीक। और वो टावर जैसे मैंने बताया कि ये अगर आपका आयन मंडल है तो आयन मंडल में ना आपके कुछ स्पेसशिप है ना, क्योंकि यहीं पर आपके सारे वो मतलब ये वाला जो आपका मंडल है, यहाँ पर इस मंडल में जितने तरीके के भी आपके उपग्रह होंगे, है ना, उपग्रह रखे जाते हैं, है ना। उपग्रह क्या होते हैं, रखे जाते हैं। उनका कारण क्या है, क्योंकि भाई आपको पता है कि संचार प्रणाली हमें चलानी है, आयन वहीं पर मिल रहे हैं, टकराकर जो है इन वाली परतों से आनी है, तो आपको उपग्रह वहीं पर स्थापित करने होंगे। तो क्या होगा, जैसे ही आपने अपने फोन से कोई भी एक नंबर लगाया तो सबसे पहली चीज तो आपके फोन की रेडिएशन जाएंगी उस टावर की एक किसी कोई छतरी आपने देखी होंगी, इस पे बहुत बड़ा मतलब छतरियों का यूज किया जाता है, वहां पर टकराएगी। उसके बाद वो जो मंडल है आयन मंडल के इस एक स्पेसशिप पर क्या होगी, वो टकराएंगी फ्रीक्वेंसी आपकी, और वे फ्रीक्वेंसी सर्च करेंगी जिस आपने किसी एक एरिया में आपने जिसे कॉल लगाई है वहां पर लगे हुए किसी एक टावर को, ठीक है। और उसकी जो छतरी है वहां पर आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी वहां तक, और फिर वहां से वो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी आपके उस कैंडिडेट के फोन में जिससे भी आपने फोन लगाया। बस ये घटना जो है वो बहुत चंद सेकंडों में हो जाती है ना, ज्यादा मिनट का समय लगता नहीं है, मुश्किल से
जो है आपके 30 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में ये घटना घटित हो जाती है। अब तो 5 सेकंड वाला भी आ गया है कि मतलब लगाओ और तुरंत, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा काम कर रही है। ये क्या है आपका जो है आयन मंडल कुछ इस तरीके से काम करता है। देखो इस मंडल का जो विस्तार है वो पृथ्वी की सतह से 60 से जो है आपका कितना 60 नहीं होगा 80 होगा, मतलब 60-80, इसका कोई स्पेसिफिक डाटा रहता नहीं है, अलग अलग किताबें अलग अलग लिखती हैं। तो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है संचार उपग्रह। संचार उपग्रह समझ गए ना, उपग्रह जितने भी आपके संचार उपग्रह होंगे ये मैंने आपको समझा दिया, इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं, जिसके कारण हमें रेडियो, टेलीविजन, रडार, मोबाइल, शॉर्ट वीडियो, टिकटॉक, सब चीजें और जो भी चीजें आप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब चीजें जो है आपके इसी से संचालित हो रहे हैं। चलिए भैया, और अब क्या बात कर रहे हैं, ये सारा सिस्टम समझ गए ना, नोट करते चलिए मतलब आप ही। चलिए अब आगे बात कर रहे हैं अपने बहिर्मंडल की। तो सबसे पहली चीज सबसे बाहरी परत है, कौन सी, बाहरी परत है ना। तो बाहरी परत है, हल्की गैसें इसमें होती हैं। कैसे गैसें होती हैं, हल्की गैसें। हल्की गैसों में कौन कौन सी, जैसे भैया आपकी जो होगी नियॉन हो गई है ना, नियॉन, और कौन सी, आर्गन, और कौन सी, जो भी है ना, हल्की गैसें इसमें पाई जाती हैं। सबसे बाहरी परत है, मतलब 640 किलोमीटर के बाद इसकी कोई सीमा नहीं होती, सीमा नहीं है, ये जो है अनंत काल तक चलता रहता है। आपके जितने भी स्पेसशिप जाते हैं वो सब यहीं से लास्ट में जो है उसकी, अब क्या है मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है ना, तो पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होती जा रही है, तो भैया वो ज्यादातर अपने मॉलिक्यूलों को रोक कर भी नहीं रख पाती है। पृथ्वी की सतह से 640 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद मंडल जो होता है वो बाह्य मंडल या बहिर्मंडल कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता है, मतलब प्रधानता तो इसकी है ज्यादा, पर जो आपकी ये वाली गैसें भी, हल्की गैसें भी इसमें पाई जाती हैं। इसी मंडल में ओरोरोबोरस और ओरोरो ऑस्ट्रेलिस घटनाएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपकी ये पृथ्वी है ना, तो आपको आसमान जो है थोड़े से रंग बिरंगे से दिखाई पड़ते हैं, थोड़े से, है ना, मतलब ये पूरी एक आपकी पृथ्वी, तो इसके दो हिस्सों पर, एक तो इधर और एक इधर, ध्रुवों पर, है ना, बेसिकली कहां पर, ध्रुवों पर। मतलब ये नहीं कि आपके जो है कहीं भी दिखाई देंगे, ये सब ध्रुवों पर दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा नहीं तुम जो है यहाँ बैठे हो और कह रहे हो कि साहब हमें तो नहीं दिखते, मतलब ध्रुवों पर दिखते हैं, है ना। तो जो आपका ओरोरोबोरस है वो आपका यहाँ पर होता है, मतलब आपके जो है ये इंपोर्टेंट है भाई फैक्ट थोड़ा, है ना, ऐसे ही ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जो आपका ओरोरोबोरस है, ओरोरा बोरस, तो ये तो पाया जाता है आपका उत्तरी ध्रुव पर, कौन से पर, उत्तरी ध्रुव पर, और जो ये है दक्षिण ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इस पर पाया जाता है आपका ओरोरा ऑस्ट्रेलिस, ओरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। ये अब देखो अगर याद करने में दिक्कत आ रही हो तो एक तरकीब बता देता हूं मैं इसकी, जिससे कि आपको थोड़ा सा दिमाग में हो जाएगा। भैया दक्षिण ध्रुव पे यहाँ पे पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया, क्या पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, बहुत बढ़िया। तो अब आप समझ ही गए होंगे, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिस याद हो ही जाएगा, बचा बोरोरस, तो बोरस तो भैया एक ही तो है, दो ही तो है, मतलब ऑस्ट्रेलिस तो जो है आपका जो है ओरोरा ऑस्ट्रिस तो दक्षिण ध्रुव पर पाई जा रहा है, तो दूसरा कौन सा होगा, वो उत्तरी ध्रुव पे पाया जाएगा। याद रख लेना भाई की ट्रिक, है ना, ऐसी ऐसी ट्रिक बताता रहूंगा मैं तुम्हें, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपने सभी संगठनों को समझ लिया, एक इंपोर्टेंट फैक्ट और समझ लीजिए, देखो ये क्या है, ये है भैया मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, भाई चल जा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है इसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट भैया तापमान के बारे में। जैसे देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जैसी जैसी आप क्षोभ मंडल में बढ़ते हो ऊंचाई, तो इसमें ऊंचाई के साथ क्या है, तापमान में गिरावट आ रही है। तो मतलब जब आप इधर को चल रहे हो तो इसका मतलब है तापमान में गिरावट, और जब आप इधर को चल रहे हो तो इसका मतलब है तापमान में क्या है, बढ़ोतरी है। तो अभी हम इधर को चल रहे हैं, ये देखो -10, -30, -50, -70, इधर की तरफ चलते हुए जो है हमारे क्या हो रहा है, तापमान में गिरावट आ रही है इधर। तो जैसे ये वाली देखो यहाँ पर पहले क्या होगा, बढ़ेगी, बढ़े मतलब सॉरी पहले क्या होगा, कम होगा, उसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा, और इसी स्टेबल पर क्या होंगे आपके, ये वाला जो स्टेबल है यहीं पर आपके वायुयान उड़ रहे होंगे, ठीक। और मैंने ये भी बताया था कि ओजोन मंडल की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे तो आपके तापमान में क्या होगी भैया, बढ़ोतरी होती चली जाएगी। वो मैंने समझा दिया था ना कि भाई ओजोन मंडल अगर यहाँ पर है तो ये क्या कर रहा है, सूर्य की किरणों का क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उनसे क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी। उसके बाद
थोड़ा सा ऊपर जाके जो है स्टेबल होगा, क्योंकि भाई एकदम से तापमान में जैसे तुम मंडल चेंज करोगे तो क्या होगा, स्ट्रेटोपोज। स्ट्रेटोपोज का मतलब है, स्ट्रेटोपोज का मतलब है समताप सीमा, है ना। उसके बाद मध्यमंडल सबसे ठंडा, देख लो सबसे ज्यादा ठंडा होगा या नहीं, बिल्कुल सबसे ज्यादा ठंडा होगा साहब, क्योंकि जो है ऊंचाई भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और लगातार तापमान को कोई बढ़ाने का कोई जरिया ही नहीं मिल रहा है। तो समताप मंडल में सबसे सॉरी मध्यमंडल जो है वो सबसे ज्यादा ठंडा होगा, सबसे अधिक ठंडा, सबसे अधिक क्या होगा, ठंडी परत, ठंडी परत एकदम। महाचिल्ड बियर दुकानों पे ऐसे लिखते हैं ना बियर वाले, तो महाचिल्ड बियर अगर तुम्हें देखनी है ना तो वो तुम्हें यहां पर मिल जाएगी, है ना। चलिए, तो ये महाचिल्ड बियर पीने के बाद आप जैसे ही आप आयन मंडल में जाओगे, तो जैसे मैंने बताया आयन पॉजिटिव निगेटिव टकरा रहे हैं आपस में, है ना। तो पॉजिटिव निगेटिव मतलब ये टकरा रहे हैं, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर आपके जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी होगी और उसके बाद लगातार तापमान आपका जो है बढ़ता चला जाएगा। ये बात समझ में आई, ठीक। उसके बाद कुछ है नहीं है भैया। चलिए भाई, यहां तक की होगी हमारी बात खत्म। वीडियो होगी थोड़ी लंबी, अगर लंबी हुई हो तो कोई बात नहीं, पढ़ना है तो भैया लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी तुम्हें, ये किसी और को थोड़ी देखनी पड़ेगी, ये भी तो तुम ही देखोगे, ठीक। तो देखते रहो, थोड़ा सा ये समझ लो एक बार और, अगर दिमाग में ना आए हो तो सबसे पहले कौन सी आएगी भैया, क्षोभ मंडल। उसके बाद कौन सा आएगा, समताप मंडल, समताप मंडल। और इसी में आपकी जो है यहाँ पर ये वाली जो है, ये आपकी कौन सी है, क्या बता रहा हूं मैं इसमें, ओजोन परत। क्या है ये, ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत। उसके बाद ये वाली जो है वो कौन सी होगी, मध्य मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद ये वाला जो होगा वो कौन सा होगा भैया, आयन मंडल, आयन मंडल। और उसके बाद ये कौन सा होगा, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, है ना। इसे आपने पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर, इसे पढ़ा था आपने स्ट्रेटोस्फेयर, इसे पढ़ा था आपने मेसोस्फेयर, इसे पढ़ा था आपने आयनोस्फेयर और इसे पढ़ा था आपने एक्सोस्फेयर। सिंपल, आपने सारी क्वालिटीज की समझ ली है। सभी मौसमी घटनाएं यहाँ पर होंगी, यहाँ पर वातावरण समान रहता है तो वायुयान यहाँ पर उड़ाते हो, यहाँ पर ओजोन परत है जो कि पराबैंगनी किरणों से आंख को बचाती है। मध्य मंडल में क्या होता है, उल्कापिंड आते हैं तो वो सारे जलकर भस्म हो जाते हैं। आयन मंडल में आपके जो है स्पेसशिपों को रखा जाता है जिससे आपकी संचार प्रणाली चलती रहे। बहिर्मंडल में हल्की गैसें पाई जाती हैं, आपके स्पेसशिप जो बड़े स्पेसशिप होते हैं, जैसे मतलब स्पेस पे सब बाहर हो जाता है इससे, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी कम हो जाती है, हल्की गैसें यहाँ पर होती है। चलिए साहब, ये हो गया आपका जो है वायुमंडल की संरचना, और जितने भी आपने गैसों के बारे में जानना था वो जाना। इसके बारे में और जो इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि अब पवनों के बारे में बात करेंगे हम, है ना, उष्णकटिबंधीय, उष्णदाब, ऐसे मतलब आपने जो है क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात करेंगे, तो वो भी विस्तार से समझेंगे। फिलहाल आपने यहाँ तक देखा, चलिए। और जितने भी भाई जीडी वाले हैं और एमटीएस वाले हैं, थोड़ा सीरियस मोड में आकर इन सब चीजों को पढ़ें, मतलब मैं जैसे समझा रहा हूँ उस चीजों को समझते चलें, और सभी को शेयर करें जितने भी आपके लोग मतलब एक अच्छे कंटेंट की तलाश कर रहे हैं फ्री में, तो ये सब फ्री में ही है। हालांकि फ्री चीजों की जो है आजकल मार्केट में वैल्यू जो है कम होती चली जा रही है, तो कोई बात नहीं, आप जो है देखिए और लोगों में शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।